इसमें देखो है ना, इस वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट कौन कौन है? एक तो क्यू है, एक टी है और एक एन है। ये सबको क्लियर है? देयर आर 3 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवेल्स। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वोवेल्स आते हैं। ठीक है, देखो ए आई ओ यू ई, 5 वोवेल इसके अंदर है। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड है ना जिसमें 5 वोवेल आ रहे हैं। तो देखो ऐसा है कि हमें कहा गया कि कॉन्सोनेंट्स में आए। हाँ, कॉन्सोनेंट्स क्या हुआ है? कॉन्सोनेंट्स नहीं पता आपको? ये क्यू टी और एन कॉन्सोनेंट है, और ये जो है ए ई आई ओ यू, दीज आर कॉल्ड। ये तो वोवल्स है, तो पता है। हाँ, तो वोवेल्स के अलावा जो बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वोवेल्स हैं और बाकी 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इस वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट क्या है? क्यू टी एन, और ये 5 वोवेल्स हैं। ठीक है, अब ना क्वेश्चन मेरा ये है कि ना ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिनमें क्यू टी और एन साथ में आएंगे। मैं चाह रहा हूं ऐसा वर्ड ई क्यू टी एन आई ओ यू, ठीक है, आई ओ यू ए सपोज, या मैं चाह रहा हूं ऐसा वर्ड आई ई क्यू टी एन ओ यू ए। ठीक है, या मैं वो वर्ड ऐसा चाह रहा हूं ए आई ओ यू क्यू टी एन बचाई। अब देखो मैं ना इस ये वाले वर्ड काउंट करना चाह रहा हूँ कितने आएंगे। मतलब मैं हमें वो वाले वर्ड रिक्वायर्ड है, हमें वो वाले वर्ड रिक्वायर्ड है जिनमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट साथ में आए, जिनमें सारे कॉन्सोनेंट साथ में आए। यानी हम चाह रहे हैं जिनमें कॉन्सोनेंट साथ में आए, 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 जिनमें कॉन्सोनेंट साथ में आए। ठीक है, जिनमें कॉन्सोनेंट साथ में आए। बात समझ में आ रही है मेरी? मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि ना आप ये सारे वर्ड निकालें, ये वर्ड कितने आएंगे। काउंट करना तो इम्पॉसिबल है। इन सारे वर्ड में मैंने क्या किया है कि ना क्यू एन और टी को साथ में रखा है, क्यू एन और टी को साथ में रखा है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुने। मैंने आपको एक बात बता दी कि ना एन डिफरेंट थिंग्स को एक रो में अरेंज करने के वेज क्या है? एन फैक्टोरियल। इसमें किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, एन डिफरेंट थिंग्स को एक रो में अरेंज करने के वेज एन फैक्टोरियल हम जानते हैं। और ये वाली बातें हमें याद रखनी है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है वगैरह। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ना हमें कॉन्सोनेंट को साथ में रखना है ना, ऐसे वर्ड्स कितने आएंगे ये काउंट करना है। तो ये मेथड तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे तो गिनते रहो। ठीक है ना, 2 दिन निकल जाएंगे पर फिर भी है ना आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। नंबर ऑफ प्लेस, मतलब कितनी जगह पे हम कॉन्सोनेंट्स को रख सकते हैं। नहीं, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। ये आंसर नहीं है बेटा, आंसर क्या, लेकिन कॉन्सोनेंट्स को हम जिस कितनी जगह पे रख सकते हैं, कितने तरीके से रख सकते हैं। अरे सुन लो यार, सुन लो, पहले सुन लिया करो, बाद में रिप्लाई किया करो। देखो हमें ना कॉन्सोनेंट्स को साथ में रखना है ना, तो एक कंसेप्ट याद रखें, जिनको साथ में रखना है, जिनको साथ में रखना है उनका एक पैकेट बना लें। मतलब इसको सॉल्व करने का जो वे है वो क्या है सुने। आपको क्यू टी और एन को साथ में रखना है, एक पैकेट बना लिया। ठीक है, बाकी ये जो वोवेल्स है उनको बिखेर के रख दिया। ठीक है, अब देखो आप है ना इनको इसको ना एक है ना यूनिक एलिमेंट की तरह, एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करें ना। अब आपके पास में क्या है, अब आपको लॉजिकली दिख रहा है कि ना ये 5 चीजें हैं, ये 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 चीजों को एक रो में अरेंज करने के वेज क्या होंगे? इन 6 चीजों को एक रो में अरेंज करने के वेज बताओ क्या होंगे, बताओ। 6 फैक्टोरियल। तो इन 6 चीजों को अरेंज करने के वेज 6 फैक्टोरियल हो गए। इतना काम कर दिया। आफ्टर दिस हमें ना ये पैकेट के अंदर अरेंजमेंट कर सकते हैं ना,
ये Q की जगह T आ जाए, T की जगह N आ जाए, समझ रहे हो बात को? TN की जगह NTQ लिख दें, ठीक है, या है ना TNQ लिख दें, ठीक है। तो हम इन तीन चीजों को पैकेट के अंदर अरेंज करेंगे। तो पैकेट के अंदर तीन डिफरेंट चीजों को अरेंज करने के वेज कितने होते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो हम 3 फैक्टोरियल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें ये काम तो करना ही था कि इन 6 चीजों को अरेंज करना था। फिर उसके बाद में ये वाला काम भी तो वैलिड है, क्योंकि मैंने देखो कहीं पे NQT भी लिखा है, देखो NQT भी लिखा है, कहीं पे QTN भी लिखा है, कहीं पे TQN भी लिखा है। तो वो इन पैकेट के अंदर अरेंजमेंट के जो वेज है वो इतने आएंगे। सर एक डाउट है छोटा सा। एक सेकंड मैं पहले मेरी बात क्लियर कंप्लीट कर दूं, ठीक है? ये क्लियर है? तो क्वेश्चन मेरा ये था कि ना इक्वेशन वर्ड से कितने वर्ड बनेंगे जिनमें सारे के सारे वोवेल जो हैं वो साथ में आए, सारे के सारे सॉरी कॉन्सोनेंट साथ में आए, तो उसका आंसर तो ये आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आंसर लिखा हुआ मिल सकता है हमें आंसर में, ना आंसर में ऐसा ही लिखा मिल सकता है। या फिर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, दिस इज 720 और ये है 6, मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, कर लेना, ठीक है। अब एक बात और सुनो, जैसे मान लो मैं कह दूं कि ना 10 लोगों को एक रो में अरेंज करना है, या मतलब 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ वेज in which 5 boys and 5 girls sit in a row such that all the girls sit together, ठीक है। सारी गर्ल्स साथ में बैठे और है ना 10 लोगों को एक रो में अरेंज करना है ना, टोटल 10 है ना, दिख रहा है हमें 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक रो में अरेंज करना है और गर्ल्स 5 गर्ल्स जो है वो साथ में बैठे हैं ना। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। हमारे पास में मान लो ये 5 गर्ल्स G1 G2 G3 G4 G5 है ना, और 5 बॉयज हैं। अगर ये वाली कंडीशन ना दें, खाली ये लिखें ही ना, ये नीचे वाली लाइन ना लिखें, तो इसका आंसर तो क्लियर है, 10 लोगों को अरेंज करना है। 10 लोगों को अरेंज करने के वेज क्या होते हैं? 10 फैक्टोरियल, है ना। अगर खाली इतना कहते हैं कि 10 लोग हैं, 5 बॉयज है 5 गर्ल्स हैं, इनको एक रो में अरेंज करना है, इनको एक रो में अरेंज करने के वेज 10 फैक्टोरियल हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो 10 फैक्टोरियल हो जाएंगे, तो 10 फैक्टोरियल आपका आंसर है, ठीक है। बट अभी मैंने कंडीशन लगा दी कि गर्ल्स जो है ना वो साथ में बैठे, तो हमें करना क्या है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया ना वही काम करना है। मतलब आप क्या करेंगे, गर्ल्स को साथ में बैठाना है, तो ये मतलब एक पैकेट बन गया है ना, ये एक पैकेट है, ठीक है। अब ये 5 बॉयज हैं, अब देखो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करना है। तो आपको क्लियर है कि 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। 6 ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करना था, 6 फैक्टोरियल वेज में कर दिया। अब मैंने ये भी कहा है कि मतलब गर्ल्स को साथ में बैठाना है, ये कहा है। तो ये भी हो सकता है कि G1 यहाँ बैठे, G5 यहाँ बैठे, या G2 यहाँ बैठे, G4 यहाँ बैठे। तो इस तरीके से ये आपस में अपनी सीट को कितने वेज में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इन 5 लोगों को आपस में अरेंज कर सकते हैं पैकेट के अंदर, वो वेज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर ये बन जाएगा, दिस इज द आंसर। सर डाउट पूछूं? और ये आपका आंसर बन जाएगा सर। हाँ बताएं सर ये सर, एक बार ये बताना सर, 6 फैक्टोरियल कैसे आया? हाँ सर। देखो जिनको साथ में रखना है उनका एक पैकेट बना लेना है, ठीक है, एक पैकेट बना लेना है, ठीक है। अब आपको बॉयज के बारे में तो मैंने कहा नहीं है ना कि बॉयज को साथ में बैठाना है, ऐसा कहा नहीं है। तो हमें क्या करना है, बॉयज को तो मतलब अलग अलग मतलब रख देना है। और अब देखो ऑब्जेक्ट्स काउंट करो, इसको एक ऑब्जेक्ट मानो, जो पैकेट बनाया ना उस पैकेट को ना एक ऑब्जेक्ट मानो, उस पैकेट को एक ऑब्जेक्ट मानो। तो अल्टीमेटली अब देखो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करने के वेज इतने हो गए, ठीक है। आफ्टर दिस ये जो 5 गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स है ना अपनी मतलब उस है ना 5 सीट पे, वो जो 5 सीट जहां पे गर्ल्स बैठी हैं
वो आपस में अपनी सीट को एक्सचेंज करने के वेज कितने होंगे? आई मीन टू से इन 5 लोगों को इनकी जगह पे अरेंज करने का वेज कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल तो था कि B1 को यहाँ लाना, B2 को यहाँ ले जाना, ठीक है, B3 को आगे ले जाना, B5 को यहाँ ले जाना, ऐसे करके ना, और ये वाले पैकेट को यहाँ वहां ले जाना। अब ये वाले पैकेट को यहाँ वहां ले जाने के बाद में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि G1 यहाँ बैठे, G3 यहाँ बैठे। तो मैं कह रहा हूँ पैकेट के अंदर गर्ल्स को अरेंज करने के जो वेज है वो ये है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना मेरी? एक दो क्वेश्चन और करता है, चीजें और क्लियर। जैसे अगर मान लो मैंने ये दे दिया लेटर्स ऑफ वर्ड, अब प्रोबेबिलिटी डाल देते हैं ना इसमें। लेटर्स ऑफ वर्ड एंगर आर अरेंज्ड रैंडमली इन अ रो ना, आर अरेंज्ड रैंडमली कह देते हैं ना। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट A and E occur together. सर 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। और चीजों को एक रो में अरेंज करना है। और है ना, मैंने ये कह दिया कि ना जो अपना क्या कहते हैं 5 चीजों को, 5 लेटर्स को एक रो में अरेंज करने के वेज कितना है? टोटल वेज की बात करें तो 5 फैक्टोरियल। क्लियर होंगे? टोटल वेज तो आ गए इन एंगर वर्ड के लेटर्स को आपस में अरेंज करने के वेज 5 फैक्टोरियल ना। टोटल वर्ड्स आएंगे, इनको अरेंज करने के जो टोटल नंबर ऑफ वेज है दीज आर 120 ना, ये 120 वेज होंगे। अब ये 120 वेज तो टोटल आ गए। अब ना मैं ये कह रहा हूँ कि ना फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस के लिए मैंने कहा है कि A एंड E साथ में आए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस के लिए, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस के लिए हम क्या करेंगे? A और E को साथ में बांध देंगे, यानी A और E का पैकेट बना दिया, 4 बाकी फैक्टोरियल। NGR बना। अब देखो क्या है, ये एलिमेंट्स कितने, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, एक पैकेट और ये 3 ही ऑब्जेक्ट। इन चारों को इनकी जगह पे अरेंज करने के वेज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये पैकेट के अंदर A यहाँ 2 आएगा, E फैक्टोरियल। यहाँ आएगा, इनको अरेंज करने के वेज 2 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? रिक्वायर्ड 4 प्रोबेबिलिटी जो है फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल अपॉन टोटल आंसर विल बी 24 into 2 फैक्टोरियल। याद रखें भाई 4 का फैक्टोरियल 24, ये 2 और ये 120 होता है। इसको इससे उड़ा दिया 2/5। तो 2/5 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? सर हाँ बताएं। सर मैंने कुछ क्वेश्चन ग्रुप पे डाले सर, एक बार वो क्वेश्चन करवा दो। फिजिक्स एंड एनटीएस, फिजिक्स एंड मैथ एनटीएस वाले ग्रुप पे। बेटा करवाते हैं, अभी करवाते हैं, देखना भाई। ये वाला फंडा क्लियर है ना? किसी को डाउट है तो पूछे भाई। नो सर। ठीक है। सर पर जो अभी जो हमारा जो नवंबर में एनटीएससी होने वाला है ना, हाँ हाँ सर पर उसके सिलेबस में परमुटेशन नहीं आ रहा। पता है मुझे, स्टेज 1 में नहीं है शायद ना, स्टेज 2 में भी नहीं है इस बार। स्टेज 2 में हरियाणा वाले में तो नहीं है यार परमुटेशन। में तुम्हें एक्स्ट्रा ही करा रहा हूँ एक तरह से। पर यार हाँ एक सर। क्वेश्चन तुमने मेरे से पूछा था ना, वो हरियाणा में आ रखा है ना? क्या क्वेश्चन था वो? एक नीरव ने सर पूछा था। हाँ सर, वो 5 हरियाणा साल में में नहीं एक था बार सर। आता है। हरियाणा में नहीं था, प्रीवियस ईयर में वो था, तो आ छत्तीसगढ़ में सकता था। है। वो मेरे को नहीं पता सर, इतना मैं ध्यान नहीं देता, जो क्वेश्चन होता है वही कर लेता हूँ। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ हर स्टेट का क्या सिलेबस अलग है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा उसको देखो यार। अदरवाइज ना हम पीएनसी में बहुत टाइम लगेगा, पता है आपको? पीएनसी करवाने में मेरे को ना 11th में 20 दिन लगता है, 20 क्लासेस 1.5 आवर की। ठीक है, मतलब एक तरह से तुम्हारे हिसाब से तो 1 महीने से ऊपर लग जाएगा। ठीक है, 1 घंटे की क्लास लेते हैं हम तो। सर मैंने 2 हफ्ते में कर ली थी पीएनसी।
अरे बेटा उस डेप्थ तक नहीं की है ना, वो डेप्थ तक अलग चीज है, मतलब जो यहाँ 11th की जो एनसीईआरटी थी वो तो सारी कर ली थी पीएनसी की। तो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, वो 10% है, पता क्या है तुम्हें, 90% तुमने की ही 11th की है मैंने। नहीं 11th की है ना, जेई वाली नहीं की ना। हाँ जेई वाली तो सर अभी कहाँ से, 10th में ही तो हूँ अभी तो। हाँ मैं वो बता रहा हूँ 11th में बहुत कम है, 11th की एनसीईआरटी में तो कुछ होता ही नहीं है यार, बहुत इजी होती है एनसीईआरटी। सर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत है। हाँ ये अरे 11th बहुत के easy क्वेश्चन एलिमेंट्स है, ऑफ वो मैथमेटिक्स। तुमने डिक्शनरी वाला क्वेश्चन पूछा था ना, वो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी वाला है, मतलब उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो ना छोड़ दो तुम, है ना अभी है ना एनटीएससी में वो नहीं आएगा पक्का है। तो सर परम्यूटेशन लीव करें अभी यहीं पे, जब क्लास में एक आमने सामने होंगे मिनट, जब करेंगे। जैसे अब इसने ना एक रोहित ने कुछ डाउट पूछे हैं, वो डाउट डिस्कस कर लेते हैं ना, देखना सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, कुछ अच्छे क्वेश्चन है। All possible conditions. अब ये क्वेश्चन जो इसने पूछा है ना, ये परमुटेशन पे बेस्ड ही है भाई। देखो ना, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ना, इसने कहा है कि n स्टूडेंट है। मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया ना आपको, गर्ल्स वाला छोड़ो, या फिर है ना ये वाला जो अभी कराया है एई वाला, ये एई वाला जो क्वेश्चन है वही इसका क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। क्वेश्चन देखो ये है, एक विजिबल है आपको? नो सर। हाँ अब देखो, अब हाँ मैं कह रहा हूँ कि ना ये क्वेश्चन ऐसा है कि n स्टूडेंट्स स्टैंड इन अ रो, है ना, ऐसे कहते हैं, स्टैंड इन अ रो, ठीक है, एक रो में n स्टूडेंट खड़े हो रहे हैं ना, तो ये एक रो में n स्टूडेंट खड़े हो रहे हैं और है ना रेंडमली खड़े हो रहे हैं, स्टैंड इन अ रो रेंडमली, ये वर्ड भी डाल देते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट टू स्पेसिफिक पर्सन है, दो दोस्त है ना, टू स्पेसिफिक पर्सन कह दो, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, जैसे रोहन एंड नीरव, रोहन एंड रोहित कह दो या नीरव कह दो, जो भी कह दो, स्टैंड एडजेसेंटली। n लोग हैं, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 100 जो भी है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, सेम ऐसा क्वेश्चन है ये वाला, ये जो एंगर वर्ड वाला क्वेश्चन कराया ना, सेम ऐसा है, ठीक है। इसके आंसर्स इस टाइप के ऑप्शंस दे रखे हैं, 2/n 2/n स्क्वायर, इस टाइप के ऑप्शंस हैं, अभी कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, वो अभी करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। इस टाइप के ऑप्शंस है। देखो ऐसा है कि आपको ना n लोगों को बैठाना है, ठीक है, n लोगों को बैठाना है, ये A1 A2 AN, बिठाना नहीं है, रो में खड़ा करना है। रो में वो रैंडमली खड़े हो रहे हैं, तो रो में रैंडमली खड़े होने के वेज कितने होंगे? ऑब्वियसली इन n लोगों को इंटरचेंज करना है एक रो में ना, n लोगों को इंटरचेंज करने के वेज कितने होंगे भाई? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। टोटल वेज कितने आ गए भाई? बड़ा वाला n फैक्टोरियल ना, n स्टूडेंट है ना, तो n वेज आ गए, n फैक्टोरियल वेज आ गए। अब एक रो में अरेंज, ये टोटल नंबर ऑफ, अब हम ये चाह रहे हैं इन ये जो A1 A2 AN है ना, इनमें ना A2 जो है ना, वो तो है रोहन, ठीक है, और A5 जो है वो है मान लो रोहित, है ना, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि A2 A5 जो है ना वो साथ में बैठे, A2 A5 को बैठा देते हैं साथ में, A2 A5। हेलो जितेंद्र सर। जी सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर, ये प्रदीप कौन है? मैम रोहित। प्रदीप कौशिक। मैम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बेटा देखें, ये जो ये A2 A5 है ना, इनको साथ में बैठाना है। अब बाकी लोग भी बचे ना, A1 हो गया, A4 हो गया, A3 हो गया, A7 हो गया, ये लोग बचे हैं ना। अब देखो बात ये है कि मैंने जैसे वो अभी क्वेश्चन वो एंगर वाला किया था ना,
एंगर वाले क्वेश्चन जैसे ही बन गया। तो सर इसको लिख देंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 1 n-1 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। देखो करना क्या है, अब देखो ना क्या हुआ, ये मैंने A2 A5 को बांध दिया, एक पैकेट बना दिया। अब मैंने बताया था आपको ये टोटल एलिमेंट n है, ठीक है। अब इन दोनों का तो एक पैकेट बन गया। तो अब जो अगर टोटल एलिमेंट में काउंट करूंगा, मैं इन एलिमेंट्स को काउंट करूंगा, तो n-2 एलिमेंट तो ये हो गए, क्योंकि टोटल एलिमेंट n थे, 2 हटा दिए, तो ये n-2 एलिमेंट ये हो गए। और प्लस और 1 भी एक ये करेंगे। पैकेट, तो n-2 प्लस 1 दैट इज n-1। तो n-1 एलिमेंट है, उनको एक रो में अरेंज करने के वेज कितने हैं, n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये पैकेट के अंदर का अरेंजमेंट, ये A2 यहाँ आ जाएगा, यानी रोहन यहाँ आ जाएगा, रोहित यहाँ आ जाएगा, इनको आपस में अरेंज करने के वेज कितने हैं, 2 फैक्टोरियल। तो ये है फेवरेबल केसेस। ये क्या है, फेवरेबल केसेस ना। अब डिवाइड कर दो, अब ना इन दोनों को डिवाइड करना है, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी, मैंने कहा था 5 फैक्टोरियल है, उसको क्या लिखोगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, 120 आता ना। ये क्या चीज है, ये तो 4 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को लिखा जाता है 5 into 4 फैक्टोरियल। यानी इन जनरल अगर देखें तो n फैक्टोरियल को क्या लिखा जाए, n into 1 n फैक्टोरियल। -1 का फैक्टोरियल। हाँ, ठीक है, सही ये बात। बात को दिमाग में डाल लें। तो हमें क्या करना है, नीचे वाली टर्म को चेंज करना है भाई, डिनोमिनेटर में लिखी हुई टर्म को ऐसा लिख देंगे, n into n-1 फैक्टोरियल। अब देखो ये इससे कट गया, और 2 हाँ, फैक्टोरियल कितना होता है भाई, 2 फैक्टोरियल 2 2 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 by n। ये हमारा आंसर है। सर एक सेकंड रुको सर, एक छोटी सी बात लिख ही लेते हैं। रोहित बताएं, ये क्वेश्चन आ रखा है क्या एनटीएससी में? नहीं आया यस सर। सर, आया हुआ है सर। कौन से एनटीएससी में आया ये पता है आपको? ये नहीं सर- पता सर, ये एक ऐप है सर, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें आया हो। सर एक बात बोलूं, सर मेरे पास, मैंने चेक किया था, एक ऐप आता है एनटीएससी सॉल्व्ड पेपर, पर्पल कलर का आइकन है, उसमें ऐसे क्वेश्चन सर छत्तीसगढ़ या दिल्ली देता है। हाँ। मैं ना एक बार चेक करता हूँ, आज मैं ना थोड़ा वेरीफाई करके बताता हूँ तुम्हें ना। अगर सिलेबस में है, हरियाणा में अगर आते हैं तब तो हम करते हैं डिटेल में, वैसे कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे जेई में काम आएगा। हाँ ये क्वेश्चन जेई मेन में आ रखे हैं भाई इस टाइप के। सर एक बार एक छोटी सी बात लिखने दो सर, एक बार शीट ऊपर कर दो। 12th के बाद जब आप जेई देंगे ना, तो जेई के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के, अच्छा क्वेश्चन है ये। सर एनडीए में आएगा? एनडीए में आ सकता है बिल्कुल। अरे आए क्या ना आए, बहुत है, आईआईटी तो कर रही है ही। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। किसी को डाउट है तो पूछें बेटा। चले आगे, एक और डाउट देखते हैं। बेटा आप सर्कल्स की एमटीजी सॉल्व कर लें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, सॉलिड ज्योमेट्री जो है उसके अंदर चैप्टर, उसकी वो कर एमटीजी ली सर, कर ली, फोटो भी भेज दी मैंने ड्राइव कर ली। पे। डाउट्स नहीं आएगा तुम्हें? सर मैं कहता हूँ मेरा कजन मेरे साथ है, सॉल्व कर लेता हूँ डाउट। मार्क्स पूरे आने चाहिए। सर अब सर पहले ही सर ये ना थोड़ा कंपटीशन आप ही हाई कर देते हो सर, पर ट्राई तो पूरी करूंगा। हेलो सर। हाँ सर ट्राई तो पूरी करूंगा मैं अपनी। ठीक है बेटा। सर इस बार उत्तम की अच्छी तैयारी है। थोड़ी यार प्रैक्टिस ज्यादा करो यार, तभी कर पाओगे यार। सर उत्तम ने तो 3 बुक कर ली। अरे उत्तम के मार्क्स तो आए। एक मिनट देखना ये क्वेश्चन। पहले ना एक कंसेप्ट नया समझो, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, ठीक है? बिल्कुल नया कंसेप्ट है आपके लिए। देखो ये चीजें तो सबको क्लियर है ना, कि n डिफरेंट चीजों को एक रो में अरेंज करना है तो कितने वेज होते हैं,
n फैक्टोरियल है ना, हम जानते हैं, और उनमें अगर मान लो कुछ रिपीटिशन है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। अगर मान लो आपको मैं कहूँ मैथमेटिक्स एक वर्ड है, मैथमेटिक्स है ना, इसके लेटर्स को यूज लेके आपको है ना इनके लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाना है। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे सर एक सेकंड रुको, 3 आप काउंट करो पहले लेटर 11 फैक्टोरियल। गलत। 11 फैक्टोरियल अपॉन देयर आर 2 m's 2 a's हाँ सर एंड 2 t's। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या देखें? नो सर, ये आंसर आएगा। अपॉन 2 into 2 फैक्टोरियल। देखो क्या करें, n फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं, टोटल 11 है। 11 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, जो रिपीट हो रहे हैं जितने जितने नंबर है वो 2 3 4 है, 2 to 2 है सॉरी, तो 2 to 2 ये है, तो 2 फैक्टोरियल m's के लिए, 2 फैक्टोरियल a's के लिए और 2 फैक्टोरियल t's के लिए ये आपने डिवाइड कर दिया। सर इनके एक लेटर्स छोटा को सा अरेंज डाउट तो क्लियर कर दो अब। एक बार चुप रहो। इनके लेटर्स को अरेंज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इतने बनेंगे ना। अब इसमें एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का डाल देता हूँ बना के। मैं ये कहूंगा कि ना, मान लो ये कह दिया जाए कि ना a word is randomly selected from all words that can be formed by letters of word मैथमेटिक्स लिखते हैं या तो ठीक है मैथमेटिक्स लिख देते हैं। चलो in which H E and C appears adjacently। एडजेसेंटली का मीनिंग समझते हो ना, एक साथ में ना। हाँ सर, ट्राई करें सर। तो थोड़ा फैक्टोरियल की टर्म में ही आंसर दे देना ना, मतलब ज्यादा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फैक्टोरियल की टर्म में ही आंसर आप दे दें, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट में करो। सर आंसर तो आ गया। क्या आया बेटा बताएं? 9 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल into 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। गलत है, पता मुझे। गलत है। सुनो, टोटल केसेस तो आपने निकाल लिए, टोटल तो ऊपर पड़े। टोटल केसेस कितने आएंगे? 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको ना, मैंने कहा है कि ना E H E और C को बांध दो, ठीक है। बाकी M M T T A A S और क्या बचा? 3 3 7 हो गए, 8 9 10, एक और बचा है ना। ये क्या लिख दिया सर आपने? MMTTAA। अरे बेटा मैथमेटिक्स वर्ड में लेटर्स कौन कौन से हैं? 2 M है, 2 T है, 2 A है और एक और क्या है? C है, S है। सर टोटल 9 फैक्टोरियल आएगा पैकेज को भी मिला के। एक सेकंड। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ना, इनको हमें फेवरेबल केसेस जब निकालने हैं तो फेवरेबल केसेस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका तो पैकेट बना लेंगे क्योंकि इनको साथ में रखना है। 9 फैक्टोरियल। अब ये टोटल कितने गिनते हैं? 1 2 फैक्टोरियल। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 फैक्टोरियल टोटल है। अब बट है ना, इनमें क्या रिपीटिशन है, 2 M's 2 A's 2 T's, तो ये डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड यहाँ भी करना पड़ेगा, और ये पैकेट के अंदर जो अरेंजमेंट है वो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ब्रैकेट के अंदर भी तो स्वैप हो जाएंगे ना, ये एच यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। एडजेसेंटली कहा है, मैंने ये थोड़ी कहा है कि एच के बाद में ई आए, ई के बाद में सी आए, ऐसा कहा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि ना हम इनको आपस में अरेंज करेंगे, वो 3 फैक्टोरियल वेज में कर देंगे, तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल बाय टोटल। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है क्या आ जानी 9 है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि वो 2 फैक्टोरियल का क्यूब जो है कट जाएगा, वो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कट मैंने जाएगा। काटा नहीं तो इसको ना सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, थोड़ा सा कर लेंगे सिंप्लीफाई। 9 फैक्टोरियल ये है और इसकी वैल्यू 6 होती है, ये आप जानते हैं, ठीक है। आप 11 फैक्टोरियल को ऐसा लिखें, 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया। हाँ, ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, तो आपका आंसर आ गया 6 by this 3/55। 3/55। तो ये आंसर फाइनल है। क्लियर हो गई मेरी बात? एक सेकंड एक बार सर छोटा सा लिख ही लेते हैं। फेवरेबल बाय टोटल लगाना, आंसर निकालना। TTAASI फेवरेबल केस बना था हमारा 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आगे करो सर। चले हम्म। अब ना नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक तो ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में किसी को डाउट तो नहीं है कि भाई कुछ काम हमें करना होता है, बड़ा काम, उस बड़े काम को हमें ना छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और वो टुकड़ों को करने के वेज देख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। और एडिशन थ्योरम भी क्लियर है, ठीक है। अब मैं ना एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको ना दिल्ली से जाना है, मान लो यूएस, अभी तो जाना सब जगह मना है, पर मान लो कभी जाना हो, दिल्ली से यूएस जाना है ना। और है ना यहाँ पे मतलब है ना, हो सकता है कि ना, देखो मैं आपको बताऊं, दिल्ली से यूएस जाने की डायरेक्ट फ्लाइट है ना, डायरेक्ट जो है वो 3 अलग अलग टाइम पे फ्लाइट जाती है, 3 फ्लाइट। मुंबई के लिए नहीं है? सुन तो लो, मेरे क्वेश्चन को सुनना। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली से डायरेक्ट यूएस जाने के 3 फ्लाइट्स हैं, ठीक है, 3 फ्लाइट्स डायरेक्ट जा सकती हैं। और वाया मुंबई भी जाती हैं, कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं जो पहले ना मुंबई जाती हैं, फिर मुंबई से दिल्ली से मुंबई जाने की, पता है आपको कितनी फ्लाइट है? 4 फ्लाइट होती है ना। दिल्ली से मुंबई जाने की 4 फ्लाइट है, फिर मुंबई से यूएस जाने की भी 2 फ्लाइट है। सर 3 नहीं हो सकती? अरे रुक जाओ यार, तुम क्वेश्चन सुन लो। मैं कोई एग्जैक्ट थोड़ी बता रहा हूँ, जो है, जो मतलब क्वेश्चन है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन मेरा ये है कि ना देखो, दिल्ली से यूएस जाना है हमें, ठीक है। आपको ये कहा गया कि डायरेक्ट दिल्ली से यूएस जाने के 3 फ्लाइट है, ठीक है, और दिल्ली से मुंबई जाने की 4 फ्लाइट है, मुंबई से यूएस जाने की 2 फ्लाइट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज in which a person can travel from Delhi to US, ठीक है, ये कहा है। तो दिल्ली से यूएस जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप है ना यहाँ पे एडिशन थ्योरम भी साथ में लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी साथ में लगा रहे हैं। सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना आप या तो ना डायरेक्ट दिल्ली से यूएस पहुंच जाओ, डायरेक्ट ही पहुंच जाओ। डायरेक्ट पहुंचने के तरीके कितने हैं? 3 तरीके हैं, इन लिया ना, देखो 3 तरीके हैं, बताया 32 आएगा टोटल। और दूसरा क्या है, या बीच में या आ रहा है ना, हिंदी वाला या, तो उस टाइम पे हमें ऐड करना है, उस टाइम पे हमें ऐड करना है। ऐड क्या करेंगे हम, मैं ये कह रहा हूँ, या तो आप डायरेक्ट जाएंगे दिल्ली टू यूएस जाएंगे, या ना वाया मुंबई जाएंगे, वाया मुंबई जाएंगे। तो वाया मुंबई जाने के लिए क्या है, वाया मुंबई यूएस जाने के लिए, वाया मुंबई यूएस जाने के लिए क्या है कि ना हमारा काम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
दिल्ली से यूएस जाना है, वाया मुंबई जाना है, तो हमारा पूरा जो टास्क है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक है दिल्ली से मुंबई जाना और दूसरा टास्क है मुंबई से यूएस जाना। ठीक है, तो हमें पता है कि जब तक काम खत्म ना हो, मतलब अगर जो हमारा पूरा काम है दिल्ली से यूएस जाना, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है दिल्ली से मुंबई जाना, दूसरा पार्ट है मुंबई से यूएस जाना। दिल्ली से मुंबई जाने के वेज कितने हैं? 4, और मुंबई से यूएस जाने के, सॉरी, दिल्ली से मुंबई जाने के 4 वेज है और मुंबई से यूएस जाने के 2 वेज है। तो वाया मुंबई होके जाने के, यूएस जाने के जो वेज है वो कितने होंगे? 4 × 2। तो हमारा आंसर होगा 11। यूएस जा सकते, ठीक है? बात समझ आई मेरी? यस सर। देखो, बीच में अगर एंड आए ना, आप लैंग्वेज से ही चीजों को समझ लेना। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या हमें ना ये वाला काम भी करना है एंड ये वाला काम भी करना है, यानी दिल्ली से मुंबई भी जाना है, मुंबई से यूएस भी जाना है, तो उनको मल्टीप्लाई करना है। आई मीन टू से दिल्ली से यूएस जाने के, वाया मुंबई जाने के वेज जो है वो 8 है। 8 वेज कैसे? आई मीन टू से कि आपने पहले ये वाली फ्लाइट पकड़ी, इसका नंबर 1 नाम है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका A है, इसका B है, मान लो। तो ऐसा हो सकता है कि पहले 1 से गए, फिर यहाँ पे A से चले गए, या 1 से गए B से चले गए, ठीक है? 2 से गए फिर A से चले गए, 2 से गए फिर B से चले गए। तो इस तरीके की 8 वेज आएंगे। 8 वेज काउंट थोड़ी करेंगे ऐसे करके, वेज समझ लो ना। वाया मुंबई यूएस जाने के जो वेज है वो 8 वेज है। वो क्या है? आपने 1 फ्लाइट को पकड़ा और A फ्लाइट को पकड़ा, एक वे ये वाला है। आपने 2 फ्लाइट को पकड़ा, B फ्लाइट को पकड़ा, 3 फ्लाइट को पकड़ा, A फ्लाइट को पकड़ा, 4 को पकड़ा, B को पकड़ा। तो ऐसे करके ये 8 वेज आएंगे, ये 8 डिफरेंट वेज है। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? तो 8 वेज है जिनमें आप वाया मुंबई जा रहे हो, और 3 डायरेक्ट जाने के वेज है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन फ्लाइट्स के नाम भी हैं, ठीक है? ये P नाम की फ्लाइट है, ये Q नाम की है, R नाम की। तो अल्टीमेटली 3 जो है वो डायरेक्ट जाने के वेज हैं, 8 वाया मुंबई जाने के वेज हैं, दोनों का ऐड। बात समझ में आई मेरी? चले आगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अब एक ना नया कंसेप्ट समझे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, ways of selecting are things out of n different things क्या आएगा? NCR है। अब NCR क्या है? NCR का फॉर्मूला याद रखें। NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r। ये फॉर्मूला याद कर ले। नया टॉपिक है बिल्कुल ये। n में से r चीजों के सिलेक्शन। सर एक बार दोबारा बता दो। मुंबई वाला तो क्लियर है ना ये? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि n अलग अलग चीजें हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से 8 चीजों को लेना है, 8 चीजों का सिलेक्शन करना है। ठीक है, 8 चीजों को सिलेक्ट करने के जो वेज है ना, वो NCR है। n डिफरेंट थिंग्स है ना, ध्यान रखना, डिफरेंट। n अलग अलग चीजें, उनमें से 8 चीजों का सिलेक्शन करना है। 8 चीजों को सिलेक्ट करने के जो वेज है वो NCR है, और NCR का फॉर्मूला ये है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ना आपको, जैसे ये ABC है, ठीक है? ABC 3 लेटर है, डिफरेंट है तीनों, ठीक है? इनमें से आपको 2 लेटर लेने हैं, 2 लेटर्स का सिलेक्शन करना। तो आप कितने वेज में करेंगे? ऑब्वियसली 3 वेज है ना, मैं काउंट करके बता रहा हूँ। आप कैसे सिलेक्शन करेंगे? या तो आप A को छोड़ देंगे, या आप B को छोड़ देंगे, या आप C को छोड़ देंगे। तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज
फॉर सेलेक्टिंग 2 आइटम्स फ्रॉम दीज 3 ना, इन 3 में से 2 आइटम को चुनने के वेज कितने हैं? 3 वेज है, ठीक है। अब वो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर 10 आइटम हो जाते हैं फिर ऐसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है ना। मान लो ये 5 ही हैं, इन 5 में से 2 लेने हैं, 5 में से 2 लेने हैं तो भाई बहुत टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप ए कोमा बी कहोगे कि ए और बी मैंने उठा लिए, या आप कहोगे बी और सी उठा लेते हैं, या आप कहोगे ए और सी उठा लेते हैं, ए और डी उठा लेते हैं, ए और ई उठा लेते हैं। तो ऐसे करके गिनोगे तो टाइम खराब होगा, गिनना नहीं है। हमें क्या लगाना है? एनसीआर, यानी 5 में से 2 चीजें लेने के वेज कितने हो जाएंगे? 5C2, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। जैसे आपको ये कैलकुलेट करा है ना, एबीसी में से 2 आइटम लेने हैं, 2 लेटर्स लेने हैं, तो 2 लेटर्स लेने के 3 वेज आ रहे हैं ना। तो आप सीधा ये लगा दो ना कि n डिफरेंट थिंग्स में से r के सिलेक्शन के वेज कितने होंगे? NCR हो जाएंगे। तो इन 3 में से 2 को चुनना है तो 3C2 वेज में चुन लेंगे। इसकी वैल्यू 3 आती है। कैसे आती है वो देख ले। मैंने फॉर्मूला बताया, n की जगह क्या है? 3 है, 3 फैक्टोरियल, और r की जगह कितना है? 1 फैक्टोरियल, r की जगह 2 है, r की जगह 2 है। तो ये कितना होता है भाई? 6 होता है, जानते हो। और ये 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसको कैंसिल किया, कितना आया? आप समझा सर। n चीजों में से 8 चीजों के सिलेक्शन की वेज जो भी है, ठीक है। अब ना एनसीआर को कैलकुलेट करने का एक छोटा तरीका देखो, हमें फॉर्मूला लगाना ना पड़े, उसके बिना ही सॉल्व करो, ठीक है। एनसीआर की प्रॉपर्टीज है, एनसीआर की प्रॉपर्टीज ये लिखे, NC0 की वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। दूसरा NC1 की वैल्यू जो है ना वो n आती है। कैलकुलेट करके देख लेना, ये एक तो 2 ये बातें याद रखनी है। तीसरा NCR जो है ना NCN-R के इक्वल होता है। NCR NCN-R के, बाकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बाद में करेंगे चीजें ना, 11th में करेंगे। तो अभी जैसे 5 चीजों में से मैंने कह दिया कि 5 बॉयज हैं क्लास में ना, 5 बॉयज में से 3 का सिलेक्शन करना है, 3 का सिलेक्शन करना है। तो 3 इंटेलिजेंट बॉयज का सिलेक्शन करना है, तो वो 3 बॉयज का, इंटेलिजेंट तो वर्ड छोड़ दो क्योंकि वो अनडिफाइंड है, 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है रैंडमली। तो 3 बॉयज का सिलेक्शन करने के वेज कितने होंगे? 5C3, ठीक है। 3 बॉयज का सिलेक्शन करने के वेज 5C3 हो जाएंगे। और 5C3 को कैलकुलेट कैसे करेंगे? 5 फैक्टोरियल बाय अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये और ये कट गया तो आपका आंसर आया 5 into 4 by 2 that is 10। तो 5 बॉयज में से 3 का सिलेक्शन करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, चले आगे। यस सर। अब है ना, इसको कैलकुलेट करने का छोटा तरीका देखो। आप क्या करें, जैसे आपको 10C2 निकालना है, 10C2 की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर है ना देखो, इतना काम किया जा सकता है, ये जो 10 फैक्टोरियल है ना, 10 फैक्टोरियल की आगे वाली 2 टर्म लिखें, यानी खाली आप लिख दें 10 into 9, ठीक है। n फैक्टोरियल की आगे वाली r टर्म लिखें, फिर r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। आई मीन टू से ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो आपने लिख दिया 10 into 9 अपॉन 2, 45 आ गया। समझ में आया छोटा तरीका? सर दोबारा बता दो। n फैक्टोरियल की आगे वाली r टर्म लिखनी है, यानी 10 फैक्टोरियल की आगे वाली 2 टर्म लिखी, और
आर फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर देना, आर फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर देना। तो डिवाइड किया और ये आ गया 45 आ गया। ठीक है, और देखो अगर आपको मान लो कैलकुलेट करना है 9C2 सपोज, तो मैं कह रहा हूं 9C2 कैलकुलेट करना है तो 9 फैक्टोरियल के आगे वाली दो टर्म लिखवा ली। 9C2 निकालना है तो n फैक्टोरियल के आगे वाली r टर्म लिखनी है, वो लिख दी। r फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, देखो डिवाइड कर दिया तो 9 into 8/2 दैट इज 36। ठीक है, आपको निकालना 7C5 सपोज, 7C5 निकालना है तो 7C5 ना निकाले, एक ये फॉर्मूले को दिमाग में डाले। NCR क्या होता है? NC(n-r) होता है। NCR की वैल्यू NC(n-r) होती है। आई मीन टू से 7C5 जो है ना वो इतना होगा 7C7-5 यानी 7C2 होगा। उसका रीजन एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में जहां जहां R है वहां अगर आप n-r रखते हैं, आप इस फॉर्मूले में जहां जहां R है वहां n-r लिखेंगे तो देखो क्या होगा। आप खुद देखें, अगर R की जगह n-r लिखा तो देखो फर्क ये पड़ेगा ही नहीं। R की जगह n-r लिख रहे हैं, R की जगह n-r लिख रहे हैं, यानी n-r की जगह R लिख रहे हैं, तो n-r की जगह R लिखा है और R की जगह n-r लिखा है, तो बताओ इन दोनों में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है ना। R की जगह ये वाले फॉर्मूले में n-r जब मैंने लिखा तो मेरे को पता लगा कि ये तो सेम ही वैल्यू आ रही है, जो ये था वही ये है, तो हुआ क्या, ये दोनों इक्वल होता है। तो NCR की वैल्यू NC(n-r) की इक्वल होती है। आई मीन टू से जैसे आपको कहा जाए कि 10 लोग हैं, 10 में से 7 लोगों को चुनने के वेज कितने होंगे, तो आप बताएंगे 10C7, और 10 में से 3 लोगों को चुनने के वेज कितने होंगे, वो 10C3 होंगे। आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो वेज इक्वल आएंगे, यानी जितने वेज 7 लोगों को चुनने के हैं उतने ही वेज जो है वो 3 लोगों को चुनने के, आप काउंट करेंगे मैथमेटिकली तो वो इक्वल आएंगे। ठीक है, रीजन वही है कि NCR जो है वो NC(n-r) के इक्वल है, क्योंकि 10C7 की बात करें तो 10C7 को ऐसा लिखा जाएगा 10C(10-7), NCR को NC(n-r) लिखा जाता है, n की जगह 7 रखें, r की जगह सॉरी n की जगह 10 रखें और r की जगह 7 रखें, तो ये इसके इक्वल होता है, दैट इज ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, चलेंगे, ये सिंपल कैलकुलेशन वाली बातें थी, पर NCR वगैरह मेरे ख्याल से NTSC में नहीं आना। एक बार है ना हम ऐसा करते हैं, ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ में चीजें हो जाएंगी तो थोड़ी दिक्कत ना हो जाए, हम ना प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं जो NTSC में आते हैं, स्टेज 1 में आते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी इसकी डेप्थ तो बहुत ज्यादा है, मतलब मैं तुम्हें महीना भर कराऊंगा खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें पड़ी है ना, मैंने मतलब एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि इन चीजों का मीनिंग ये है ना। अब जैसे एक दो क्वेश्चन रोहित ने जो और शेयर किए हैं वो कर लेते हैं पहले, या और किसी को डाउट हो कोई सरफेस एरिया में या फिर प्रोबेबिलिटी में कोई डाउट हो तो पूछ ले। बताएं बेटा। देखो एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में थोड़ी क्लैरिटी नहीं, मैं इसको सही कर देता हूँ। रोहित ने पूछा है ना, कलेक्शन ऑफ 6 इंग्लिश बुक्स एंड 4 रीजनिंग बुक्स, 6 डिफरेंट इंग्लिश बुक्स
English books of different writers. English books of different writers and 4 reasoning books of different writers. The probability that three particular English books देखना ये विजिबल है dying together. ये क्वेश्चन है एनसीआर जो किया वो काम नहीं आएगा खाली फैक्टोरियल काम आएगा उससे काम हो जाएगा हमारा तो देखो क्या है कि यहाँ पे ये तीन पर्टिकुलर इंग्लिश बुक्स है मान लो ना इंग्लिश बुक को नाम दे रहा हूँ E1 E2 E3 E4 E5 E6 ठीक है E4 E5 E6 और रीजनिंग की 4 बुक है R1 R2 R3 R4 तो आपको ये कहा है कि ना इनको एक रखा हुआ है एक मतलब कलेक्शन है एक इनका मतलब जैसे मान लो एक सेल्फ पे रखा हुआ है ना तो इन 10 बुक्स को रखा हुआ है ठीक है 4 रीजनिंग की है 6 इंग्लिश की है और कहा है कि 3 पर्टिकुलर इंग्लिश की बुक्स जो है ना वो साथ में है कोई 3 पर्टिकुलर इंग्लिश की बुक्स है अलग अलग राइटर की है ठीक है वो 3 पर्टिकुलर बुक्स पर्टिकुलर वर्ड मैंने लिख दिया है ना 3 पर्टिकुलर बुक्स हैं वो साथ में आए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी है ना ये क्वेश्चन है तो आप है ना यहाँ पे तो बस बात वही करेंगे टोटल वेज की बात करेंगे टोटल वेज कितना आएगा 10 फैक्टोरियल क्योंकि 10 बुक है 10 बुक को एक रो में अरेंज करने के वेज कितने हैं 10 बुक्स को एक रो में अरेंज करने के वेज 10 फैक्टोरियल हो गए ठीक है फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे फेवरेबल केसेस से मेरा मीनिंग ये 3 पर्टिकुलर बुक है E1 E2 E3 नाम की 8 factorial into 3 factorial 8 factorial into 3 factorial रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई फेवरेबल अपॉन 8 factorial 10 factorial डिवाइड इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको देखो ऐसे कर लेते हैं 8 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल को 6 लिख देते हैं और ये 10 फैक्टोरियल को ऐसा लिख देते हैं 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल होगा ठीक है तो ये आ रहा है 6 by 10 into 9 इसको सॉल्व करें थोड़ा ये इससे कटेगा ये 3 ये 2 आ गया ये 2 भी इससे कटेगा तो ये 1 by 15 5 into 3 1 by 15 आ गया तो 1 by 15 इस क्वेश्चन का ठीक है क्लियर हुआ बहुत इजी है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा ये रोहित यस सर बेटा आंसर क्या था इसका यही था यस सर 1 बाय उसमें सर पिक में ही है सर वो ग्रीन जिस पे ग्रीन कलर है ग्रीन है ना हाँ 1 by 15 ही लिखा हुआ है ना और कोई डाउट प्रोबेबिलिटी में बताएं एनसीईआरटी तो सॉल्व कर ली सबने सर एक और क्वेश्चन था कौन सा उस 25 कार्ड्स थे उसमें से आईआईटी वर्ड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आईआईटी वर्ड आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अच्छा ये देखो एक और क्वेश्चन है इसका सुन लो क्वेश्चन क्या है एक है ना क्या है कि ना 25 कार्ड है एक बैग बड़ा है उसके अंदर 25 कार्ड है 25 कार्ड में
15 पे तो 10 पे तो लिखा है आई और बाकी 15 पे लिखा है टी। यार चीजें आपको थोड़ी डेप्थ में बतानी पड़ेंगी तब ये जाके क्वेश्चन होगा। चलो इस पे देखो 10 कार्ड्स पे तो लिखा है आई और 15 कार्ड पे लिखा है टी, ठीक है। 3 कार्ड्स आर पिक्ड वन बाय वन and placed in same order। सर सिंपली तो है, क्या? एक मिनट, सिंपली तो है 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 25 फैक्टोरियल। फाइंड प्रोबेबिलिटी, ये नहीं है ना बेटा, इतना इजी नहीं है। मैं देख लूं क्या लिखा था उसने। of getting IIT। 3 cards be random and keep them in the same order। The probability of making the word IIT। The probability of find probability of making the word IIT। देखो एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो आप है ना उसमें करते हैं ना पी एंड सी में, मतलब जो आपने अभी किया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मीनिंग समझ चुके हो ना कि आपको है ना क्या करना है कि काम एक बड़ा काम है उसको टुकड़ों में डिवाइड करना है। वो टुकड़ों में डिवाइड करके इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल टुकड़े को करने के वेज देखेंगे, उन वेज को मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी में भी होता है, ठीक है। आई मीन टू से कोई हमारा बड़ा काम है, जैसे अभी हमें क्या करना है, IIT वर्ड बनाना है। हमें वर्ड क्या बनाना है, IIT। तो हम चाह रहे हैं कि पहला वर्ड आई आए, दूसरा वर्ड आई आए और तीसरा वर्ड टी आ जाए, तो IIT बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो हमारी रिक्वायरमेंट ये है, देखो यहाँ पे क्या है 10 आईज अवेलेबल है और 15 टीज अवेलेबल है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें वर्ड बनाना है IIT। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो पी एंड सी में वैलिड है वही प्रोबेबिलिटी में लगती है, ठीक है। ये डिटेलिंग आपको बाद में देंगे इस चीजों की, अभी आप समझ पाएंगे मेरे ख्याल से। वही चीज है कि IIT आपको बनाना है तो पहला वर्ड आई आए, दूसरा वर्ड आई आए, दूसरा लेटर आई आए, जबकि पहला आई आ चुका है। एक्चुअली क्या होता है, PABC को ऐसे लिखा जाता है, B अपॉन A, B अपॉन AC। अब ये PC अपॉन AB, सॉरी। अब ये है क्या, वो सुने। ये ना B का मतलब तो क्या होता है, B अपॉन A का मतलब क्या होता है। A का मतलब तो आपको क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A, ठीक है। और B अपॉन A जो मैं नया वर्ड लिख रहा हूं, ये क्या है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B when A had already occurred। और ये जो थर्ड वर्ड लिखा है ये CAB। चलो इन सिंबल्स पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मतलब इस चीज का कोई वो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखो ना, ये आगे वाली जेई वाली प्रोबेबिलिटी करने में काम आएगी। चलो PC by AB का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ C when A and B both had occurred। A and B दोनों हो चुके हैं उस टाइम पे C के होने की प्रोबेबिलिटी। ये PABC का मीनिंग है। अभी देखो आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको पहला वर्ड आई चाहिए, दूसरा वर्ड भी सॉरी पहला लेटर आई चाहिए, दूसरा लेटर भी आई चाहिए, तीसरा लेटर भी टी चाहिए, सो दैट आप वर्ड IIT बना दें, है ना। तो पहले वर्ड के आई आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप ऐसे लॉजिकली क्लियर करो ना। पहले लेटर का आई, यहां से एक लेटर निकालना है और वो आई आ जाए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके पास में टोटल जो है, बात को समझे ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि आपका पहला जो वर्ड है ना, पहला वर्ड जो पहला लेटर टोटल 25 में से सिलेक्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो आई आए,
तो आईज कितने हैं? 10 है, तो 10/25 लिख दें। पहले लेटर के आई आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10/25 है। अब आगे चलते हैं। अब आपने एक लेटर आई निकाल लिया है, एक लेटर आई जब निकाल लिया है तो बचा क्या? 9 आईज और 15 टीज। 9/25 9/24 9/24। हाँ। अब तीसरे इवेंट में तीसरा लेटर टी चाहिए। अब बैग में क्या बचा? बैग में बचा 15/24 8 आईज और 15 टीज। 15/23। 23 ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सॉल्व करना है, देख लो, सॉल्व कर लो। आपको कैंसिल करना आता है, ये 5 से कैंसिल कर, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 3 को 24 से काट दो, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 को इससे कैंसिल कर दो, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। ये 5 से फिर 5 कट गया, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 9/23 92, ठीक है। देखो यही आंसर है क्या? सर 1 मिनट। सर इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने आईआईटी का एक पैक बना लिया और उनको क्या कहते हैं अलग कर दिया हमने? अरे बेटा ये सिलेक्शन है, इसमें ना अरेंजमेंट का है। अरेंजमेंट थोड़ी कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? लेटर्स एक बॉक्स में पड़े हैं, लेटर्स वाले कूपन बॉक्स पे पड़े हैं, ऐसे मान लो। हमने ना पेपर पे लिखा हुआ है आई 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 आई, 10 पेपर पे तो लिखा है आई, और 15 पेपर पे टीज लिखा है। हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब तो एनसीआर वगैरह लगाओ, ठीक है। आप 10C1 लिखेंगे ना, देखो 10C1 लिखा है मैंने एक तरह से। ये जो मैंने काम किया ना, मैं आपको समझाऊं, ये मैंने यहाँ पे 10C1 लिखा है, यहाँ 25C1 लिखा है। NC1 की वैल्यू n होती है, ठीक है। इसमें से आई को चुनने के वेज एक लेटर के लिए तो सीधा आप NC1 वगैरह लगाते ही नहीं थे, आपने सीधा ही सोचा कि 10 आईज हैं तो फेवरेबल 10, टोटल 25 हो गया, ठीक है। वैसे एक्चुअल में क्या होता है? 10C1 अपॉन 25C1 ये होता है, ठीक है। तो ये तरीका है, इस तरीके से ये आंसर आ जाना। देखो मैच करो रोहित, यही आ रहा है ना? यस सर यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आप है ना, आप सुनो, एमटीजी अच्छे से सॉल्व करो, और मैं तुम्हें ना रेजोनेंस वाले भी प्रोवाइड कर देता हूँ, फिजिक्स वाले ग्रुप में डाल देता हूँ, कुछ मेरे पास में जो है वो भी कर लो। पर मैं ना एक बार हरियाणा वाला एनटीएससी जो है उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसमें अगर वो सिलेबस में पीएनसी है तो वो करते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं करते हैं। ये आईआईटी वाला क्वेश्चन जो है ये भी है ना, ये आ रखा है जेई में, आ रखा है पता आपको, जेई एडवांस में आ रखा है ये बहुत पहले। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो जेई लेवल के हैं, एनटीएससी लेवल के तो लगते ही नहीं मुझे किसी तरीके से, ठीक है। चलो फिर भी चलो, हमने ज्यादा ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज 2 में तो स्टेज 2 के हिसाब से भी तो होता है ना सर, ये सारे स्टेज 1 के नहीं होते ना? मे बी स्टेज 2 में वो 11th का 12th का सिलेबस डाल देते हैं। सर स्टेज 2 तो होता ही 11th में ना, 11th के अगस्त के अराउंड। हाँ 11th में होता है, ठीक है। चलो फिर तो आ सकते हैं, ठीक है। फिर स्टेज 2 वाले मत करो, एक बार स्टेज 1 वाले करो ना। सर क्लासिफाइड नहीं है ना, अलग अलग कर नहीं रखे उन्होंने, मिक्स दे रखे हैं। सर ये स्टेज 1 के ही है। बेटा ध्यान से देखो, मुझे नहीं लगता यार स्टेज उसमें सर कैटेगरी था, उसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के ऑप्शन थे, मैंने स्टेज 1 पे किया तो ये क्वेश्चन आए थे। अरे वो मतलब वो ऐसे पब्लिसिटी करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, कोई मीनिंग नहीं है उनका। वो एक्चुअली क्या है कि ये दिखाना चाहते हैं कि हम ज्यादा अच्छी तैयारी कराते हैं, तो वो उससे क्या बच्चे का लॉस हो जाता है, समझ रहे हो? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है एक तरह की, कि हमने अच्छे क्वेश्चन 2-4 डाल दिए तो ना वो बच्चा ज्यादा ज्वाइन करेगा। कौन सी साइट से आपने किया ये? साइड नहीं सर, ऐप है। ऐप है वो? पे करने वाली ऐप है क्या? मतलब पेमेंट दिया नो है सर। क्या? नहीं है, फ्री है, यस ठीक है, सर। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, पक्का है, ये स्टेज 2 के अंदर है। आप ऐसा करो अभी है ना, आज है ना एक काम करो, आप ना एक तो एमटीजी वाली बुक सॉल्व करो पूरी, ठीक है, एमटीजी वाली, और उसमें देख लो हरियाणा में जो आ रखे हैं वो वाले ही कर लो, ठीक है।
और स्टेज 1 वाले करो, स्टेज 2 वाले क्वेश्चन को अभी टच मत करो। सर स्टेज मिक्स 2 मिक्स है उसमें सर, पता नहीं चलता कौन सा स्टेज 1 क्या है कौन सा स्टेज 2 क्या है। तो देख लो तुम्हारे अप्रोचेबल जो तुम्हें लगे ना यार कि ये वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने सारे कर लेंगे ना, जो जो नहीं होंगे वो आपसे पूछ लेंगे। हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना, करके देख लो ना। ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं। ठीक है, कर लेना सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह कर लेना अच्छे से, और सर्कल्स भी कर लेना, कोई डाउट्स हो वो डिस्कस कर लेंगे, है ना।